हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रूरल डेवलपमेंट और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमारे लास्ट वीडियो में हो चुका है। आज हम करेंगे पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आज हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रॉप में डील कर रहे हैं और फिर उसके बाद और ज्यादा क्रॉप्स में डील कर रहे हैं। जैसे प्रोडक्शन क्रॉप का एक क्रॉप का कर रहे हैं और मल्टीपल क्रॉप का करें। तो पहला है एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबको पता है एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। हाउएवर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रूरल पीपल वर्क ऑन लैंड एंड देयर इज अ ग्रेटर रिस्क टू डिपेंड ओनली ऑन एग्रीकल्चर। ये बात बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन वास्ट मेजोरिटी, जो ज्यादा से ज्यादा लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, वो किस पे डिपेंड? ये गलत होगा ना अगर वो डिपेंड हो रहे हो एग्रीकल्चर पे। तो ये बात बोल रहे हैं, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की नीड है हमारी इकोनॉमी में। बिकॉज क्यों? द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराइजेस बिकॉज देयर इज ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडेंट ओनली ऑन फार्मिंग फॉर लिवलीहुड। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं देयर इज ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग ओनली ऑन फार्मिंग। देखिए, फार्मिंग पे सिर्फ डिपेंड होना अपनी लाइवलीहुड के लिए, ये भी गलत है। ठीक है, ग्रेटर रिस्क है उसके अंदर। टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शन टू रूरल पीपल। ये बात बोल रहे हैं प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड। अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो जो रूरल एरिया में रह रहे हैं वो प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो सिर्फ एक क्रॉप में डील करके ही ना, फार्मिंग में डील ना करके, वो किस चीज का काम कर सकते हैं? फिशरीज भी हो गई, आपकी एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरिंग हो गया। ठीक है, इन सब में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट क्या है। मच ऑफ द एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड इन द खारिफ सीजन। अब एक बहुत ध्यान से सुनना बेटे, मेनली एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है हमारी खारिफ सीजन में। और आपका ये खारिफ सीजन कब होता है? बहुत ध्यान से देखना, ये होता है आपका खारिफ सीजन मेनली जून या जुलाई में आपकी फसल बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में इनकी हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, और मेनली ये कौन कौन से होते हैं? राइस। ठीक है, आपका ये राइस हो गया, आपका ये मेज हो गया, ठीक है, आपका शुगर केन हो गया, ये सोयाबीन हो गया। ठीक है, ये सब किस में आएगा? खारिफ सीजन में। जून से जुलाई में इनको बोया जाता है और उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग, कटाई कब होती है इनकी? ये अक्टूबर से नवंबर सीजन में। ठीक है, और इसमें एक बात याद रखना, इंप्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा होती है कौन से सीजन में? खारिफ सीजन में। जून से जुलाई में फसल बोई जाएगी और उनको हार्वेस्टिंग, कटाई कब उनकी? अक्टूबर से नवंबर में होगी और इसमें ज्यादा इंप्लॉयमेंट होते हैं। हार्वेस्टिंग किसकी? राइस, मेज, शुगर केन, ये सब हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, और ड्यूरिंग दी राबी सीजन, राबी सीजन आपका जनरली नवंबर के मिड में या अक्टूबर के मिड में स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि सर्दी के सीजन के अंदर इसमें क्रॉप बोई जाती है। एग्जाम्पल इसका क्या आएगा? वीट हो गया, पीस हो गया। ठीक है, ये सब इसके अंदर आएगा। वीट हो गया आपका, पीस हो गया आपका, ये आपका हो गया पटैटो भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, पोटैटो भी इसके अंदर आएगा आपका। ये आपके किस में हो गया? ये आपके विंटर सीजन में हो गया। इट बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। खारिफ सीजन में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी और आपके डिफिकल्ट टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट राबी सीजन में, सर्दियों का सीजन होता है, क्योंकि इन दी एरियाज विच आर इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज। अब इसमें कब दिक्कत होगी? जिस एरिया के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत कम है, विंटर सीजन में। याद रखना, ये सर्दी के सीजन में होते हैं आपके। वीट हो गया, पीस हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, मटर हो गई। अब देखिए, और इसके अंदर आपकी ये मसूर की दाल भी होगी, ये भी सब इसके अंदर ही आएगा सर्दी के सीजन में। सो डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर सेक्टर इज एसेंशियल। ये बोल रहे हैं तो इसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, खारिफ सीजन और आपके राबी सीजन पे। और भी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत है कि रूरल पीपल ज्यादा से ज्यादा अदर सेक्टर में भी काम करें। जैसे वो क्या प्रोवाइड करेंगे? टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ताकि उन्हें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा मिले, हायर लेवल ऑफ इनकम जनरेट हो और रूरल पीपल ओवरकम कर सके पॉवर्टी से। पॉवर्टी होती है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ, भी पूरा नहीं कर पा रहे, रोटी कपड़ा मकान भी, तो वो क्या कर सके? रूरल पीपल ओवरकम हो सके उस पॉवर्टी से भी, जब वो अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होंगे। एंड अदर ट्रबल से भी बच सके। इसलिए हमारी
डाइवर्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अगर एक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो मल्टीपल क्रॉप ग्रो करें, नहीं तो किस चीज में डील कर सकते हैं, ये एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया फिशरीज हो गया आपका, आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है बेटा, ये याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब जो मैं बता रही थी आपको टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो गया, इन्वॉल्व शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग से किस में चले जाना, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से, इन ऑर्डर टू जनरेट मोर इनकम बाय द रूरल फैमिलीज। Diversification of productive activities involves shift of workforce from agriculture to other activities and non-agriculture sector। Non-agriculture sector में लाइव स्टॉक फार्मिंग हो गई आपकी, ठीक है, डेयरिंग हो गया, ये सब, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए क्या होता है, इन्वॉल्व शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू द मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व अ शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम द फूड ग्रेन टू कैश क्रॉप। ये बात बोल रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व शिफ्टिंग इन क्रॉपिंग पैटर्न से किस पे चले जाना, फूड ग्रेन, अनाज बनाना, किसके लिए, ताकि कैश क्रॉप आपकी बिके। बेसिकली दी मेन एम इज टू प्रमोट शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए फार्मिंग को नहीं रखना, टू दी कमर्शियल फार्मिंग, यानी कैश क्रॉप, मतलब क्रॉप को बेचना भी, ताकि कुछ ज्यादा फायदा हो, इनकम ज्यादा जनरेट हो। तो फूड ग्रेन्स आर द ग्रेन्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन। फूड ग्रेन्स किसके लिए होती है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए, जैसे व्हीट, राइस एक्सेट्रा। कैश क्रॉप कौन सी होती है, देखिए फूड ग्रेन सर्वाइवल के लिए व्हीट और राइस। कैश क्रॉप कौन, फूड ग्रेन, लो मैं अंडरलाइन करूँ, कैश क्रॉप आर ग्रोन फॉर द डायरेक्ट सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर फैमिली कंजप्शन और फॉर फीड लाइवली स्टॉक। कैश क्रॉप किस लिए उगाई जाती है कि वो डायरेक्टली भाई सेल करो मार्केट के अंदर ताकि पैसे जनरेट हो सके, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर वन ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। सब्सिस्टेंस अपने सर्वाइवल के लिए ही क्रॉप ग्रोन करना रादर देन फॉर सरप्लस फॉर ट्रेड, ट्रेड बिजनेस करने के लिए। तो ये तीन चीज को याद रखना, फूड ग्रेन्स, कैश क्रॉप और सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फूड ग्रेन्स वो होती है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए होती है, कैश क्रॉप मार्केट में जाके बेच देना, सब्सिस्टेंस फार्मिंग अपने सर्वाइवल के लिए। अब है आपका डाइवर्सिफिकेशन फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। As agriculture is already overcrowded, a major proportion of the increasing labor force need to find alternative employment opportunities in other non-farm sector। ये बोल रहे हैं ऑलरेडी ओवरक्राउडेड एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एम्प्लॉइज को कुछ अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि ज्यादा इनकम जनरेट हो सकती है, ठीक है, ज्यादा इनकम जनरेट हो सके। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेटे ये मैं आपको करवाना नहीं चाह रही थी क्योंकि ये एग्जाम में थोड़ा कम आता है, लेकिन फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद भी पढ़ के देखना, मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। फिर भी देखिए, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, लाइव स्टॉक फार्मिंग है, ठीक है। लाइव स्टॉक फार्मिंग क्या हो गई, जिंदे पशुपालन करना, ठीक है। जैसे इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसर्न विद ब्रीड करना, रियरिंग करना, केयरिंग करना फार्म एनिमल्स की, ठीक है। अंडर लाइव स्टॉक फार्मिंग कैटल, गोट्स, कौन कौन पाला जाता है, देखिए लाइव स्टॉक फार्मिंग जिंदे जानवरों को पालना। अंडर लाइव स्टॉक फार्मिंग कैटल, गोट्स, डक्स, शीप्स, हेंस आर दी वाइडली हेल्ड स्पीशीज। याद रखना है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या होगा, जिंदा पशुपालन करना, किसका, लाइव स्टॉक फार्मिंग, कैटल, गोट्स, डक्स, शीप्स, हेंस। 1 मार्क्स में याद रखना, गोट्स, डक्स, शीप्स, हेंस एंड वाइडली हेल्ड स्पीशीज। इंडिया ओन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक। इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन क्रिएट करता है हमारे वर्ल्ड में। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, इनकम जनरेट ज्यादा से होगी, फूड सिक्योरिटी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, न्यूट्रिशन फॉर दी फैमिली ज्यादा से ज्यादा और अच्छा होगा। और एक बात और याद रखना, लाइवली स्टॉक प्रोवाइड लाइवलीहुड ऑप्शन टू ओवर कितना, 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबर को भी प्रोवाइड करती है। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन also find employment in the livestock sector, about कितना, 303 million cattle, 110 million buffaloes in the year 2019 में, ठीक है। बहुत इजी है, इसको रीड कर लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब है आपका डेयरिंग। डेयरिंग आपको पता भी होगा क्या चीज होता है, दूध, दही, मिल्क, घी, ये सब डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं। तो डेयरिंग इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। क्या करना, डेयरी एनिमल्स से क्या करना, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करना एंड वेरियस डेयरी प्रोडक्ट बनाना मिल्क से। तो डेयरिंग इज द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। देखिए काऊ वगैरह को पालना, फिर वहां से क्या चीज करना, हाँ जो भी मिल्क होगा उससे डेयरी प्रोडक्ट बनाना और घर घर भी दूध बेचने वाला जिसको बोलते हैं। तो डेयरिंग बिजनेस होता है प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क करना ज्यादा से ज्यादा। द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, एक डिकेड
कितने का होता है 10 ईयर्स का, 30 साल पहले से ये बात बोल रहे हैं, हैज बीन क्वाइट इम्प्रेसिव ओवर द लास्ट 3 डिकेड से, has been quite impressive है due to the successful implementation of Operation Flood। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन फ्लड को तो जरूर पढ़ना। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही इंडिया रैंक क्या है, फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 17 मिलियन टन इन 1950 to 51 to 102.6, ठीक है, and increased 165.4 in 2016 to 17, 198.4 million in 19 से 20 में। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन। देखिए, इट वाज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी, ये जरूर याद रखना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी इन 1970 अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ द चेयरमैन, ठीक है, वर्गीस कुरिन। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू क्रिएट अ नेशन वाइड मिल्क ग्रेड, की ज्यादा से ज्यादा पूरे नेशन वाइड क्या करें, मिल्क का प्रोडक्शन हो। द मूवमेंट फॉर दिस मासिव राइज इन द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज टर्म एज व्हाइट रेवोल्यूशन। द मूवमेंट फॉर मासिव राइज इन द मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना इंडिया के अंदर, वो क्या कहलाया जाएगा आपका, व्हाइट रेवोल्यूशन। अंडर द ऑपरेशन फ्लड सिस्टम ऑल द फार्मर्स पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड्स। देखिए, अंडर द ऑपरेशन फ्लड सिस्टम जितने भी फार्मर हैं उन्होंने क्या करा, अपना मिल्क प्रोडक्शन क्या करा, एक साथ लेकर के आए और उसको डिफरेंट ग्रेड दे दिए, जिसका जितना अच्छा ग्रेड है, जैसे ए ग्रेड हो गया 70 रुपीज, 60 हो गया, ठीक है, 60 में बी ग्रेड दे दिया, 50 में सी ग्रेड दे दिया, तो डिफरेंट ग्रेड के अकॉर्डिंगली वो मिल्क क्या करेंगे, बेचेंगे। एंड सेम इज प्रोसेस्ड एंड मार्केटेड टू अर्बन सेंटर थ्रू कोऑपरेटिव। और क्या करेंगे, मार्केटेड किस चीज की करेंगे, जितना भी ये आपका प्रोड्यूस हुआ है, जितना भी मिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो अर्बन सेंटर्स में भी भेज दिया जाएंगे। द फार्मर्स आर एश्योर्ड ऑफ अ फेयर प्राइस। फार्मर को ये एश्योरेंस प्रोवाइड कराई जाती है कि उनको फेयर प्राइस मिलेगा और इनकम भी अच्छी जनरेट होगी। गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान, ये मेजर मिल्क प्रोडक्शन स्टेट्स हैं। आई होप आपको समझ में आया ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन, इसको अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, इसको रीड करना। अब है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपको पता भी होगा क्या चीज करना, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, ठीक है, ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर, मेडिसन हो गया, और एरोमेटिक प्लांट्स हो गया, जिससे ऑयल वगैरह बनाए प्लांट के थ्रू, ठीक है, फ्रूट के थ्रू। वो हॉर्टिकल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन टू दी रूरल पीपल। हॉर्टिकल्चर क्या चीज होगा, मैंने आपको बताया, ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करना, फ्रूट वेजिटेबल बनाना, ये ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो इनकम भी जनरेट करता है। किसके लिए, ये रूरल पीपल के लिए, प्रोवाइड करेगा फूड एंड न्यूट्रिशन टू दी रूरल पीपल। ओके, आगे देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अबाउट हॉर्टिकल्चर, कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है 6% जीडीपी ऑफ इंडिया है, शेयर इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड लीडर इन द वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लाइक कोकोनट्स हो गया, कैश्यू नट्स हो गया, आपका नंबर ऑफ स्पीशीज हो गया। प्रेजेंटली इंडिया इज सेकंड, ये जरूर याद रखना, प्रेजेंटली इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बोथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन, हॉर्टिकल्चर हैज इंप्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी फार्मर्स, ठीक है, क्योंकि इन्होंने लिवलीहुड मैनी पीपल का चेंज कर दिया है, रूरल पीपल का। ग्रेटर स्कोप ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा वुमेन काम करती है। फ्लावर्स हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड्स, ये सब प्रोसेस एंड टिश्यू कल्चर आर हाईली एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन फॉर वुमेन। इसमें वुमेन भी रूरल एरियाज में काम कर सकती है ताकि इनकम ज्यादा जनरेट हो सके, ठीक है। फिर है फिशरीज। फिशरीज क्या होता है, फिशरीज रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग। फिशरीज सबको पता भी होगा, ठीक है, मरीन वगैरह में से फिश वगैरह निकालना, समुद्र वगैरह में से, और सेल करना, ठीक है। तो फिशरीज रेफर टू दी ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू दी कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल। फिशरीज सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी किसमें, सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि इकोनॉमी का डेवलप हो सके, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके कंट्री के अंदर। इंडिया आफ्टर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने के कारण फिशरीज और एक्वाकल्चर डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हुआ, हैज कम अ लॉन्ग वे, ठीक है। इसमें वुमेन को भी ज्यादा से ज्यादा काम मिलता है। तो फिशरीज क्या हो गया, एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ, पहले प्रोसेस करेंगे, फिश को पकड़ेंगे, ठीक है, समुद्र में से ये, और अब तो और भी ज्यादा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, और अदर एक्वेटिक एनिमल्स को, और फिर उसको हम सेल करेंगे, इससे इनकम जनरेट होगी। वुमेन भी हाईली इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फिशिंग, ये जरूर पढ़ लेना आप, एक बार रीड कर लेना बेटे इसको। फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड्स वाटर बॉडी एज मदर,
ठीक है। फिशिंग कम्युनिटी इसको पानी को क्या मानते हैं, समुद्र को एज अ मदर, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए ये। तो दी वाटर बॉडीज, सी, ओशन, रिवर, लेक्स, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ठीक है, ये क्या चीजें आर कंसिडर्ड एज मदर और प्रोवाइडर एज दे प्रोवाइड लाइफ गिविंग सोर्स ऑफ फिशिंग कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी। वॉल्यूम ऑफ फिश क्या चीज है, प्रेजेंटली फिश प्रोडक्शन फ्रॉम आइलैंड सोर्स 65% टू द टोटल फिश प्रोडक्शन एंड द बैलेंस 35% कम्स फ्रॉम द मरीन सेक्टर, ठीक है। शेयर ऑफ फिशिंग इन जीडीपी, टोटल फिश प्रोडक्शन कितना है, 0.9% है, और कहाँ पर है ये, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, ये जरूर याद रख लेना 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने और भी फ्रेंड्स और फैमिली को बताइए, जाके सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच।